नमस्कार मित्रों, आज हम जिस विषय पे बातचीत करेंगे उसका शीर्षक है कृष्णा सोबती की कहानियों में उभरता मध्यवर्गीय समाज। विभाजन पूर्व पंजाब के गुजरात जिला जो अब पाकिस्तान में है, उसमें 18 फरवरी 1925 में जन्मी कृष्णा सोबती लाहौर, शिमला और दिल्ली में अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हुए अल्प आयु में ही अपने साहित्यिक सृजन के माध्यम से अपने पाठकों के मध्य लोकप्रिय हुई। कुछ समय नौकरी करने के उपरांत सोबती जी ने अपना सारा समय सृजनात्मक लेखन में लगा दिया था। साहित्य की किसी एक धारा में अपने आप को ना बांधकर इन्होंने विभिन्न विधाओं में अपने आप को समझने का प्रयास किया, अपने विचारों को अभिव्यक्त किया और इस तरह से उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा को समृद्ध किया। अपने रचनात्मक लेखन का आरंभ कृष्णा जी ने लगभग 16-17 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया था। लेखिका की कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह बादलों के घेरे, इसमें उनकी 24 कहानियां संकलित हैं। उपन्यासिका डार से बिछड़ी, उपन्यास मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, डार से बिछड़ी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे के समय सरगम। यारों के यार, तीन पहाड़ दो अलग अलग रचनाएं हैं, किंतु एक ही जिल्द में संकलित होने के कारण इन्हें एक शीर्षक के अंतर्गत मान लिया गया। कृष्णा जी विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित रही हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड, शिरोमणि पुरस्कार, हिंदी अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी फेलोशिप, कच्छा चूड़ामणि पुरस्कार, श्लाघा पुरस्कार, इसके साथ साथ इन्हें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें समय सरगम के लिए व्यास सम्मान दिया गया था, जिसे इन्होंने सविनय अस्वीकार कर दिया। तद्विषयक लेखिका की उक्ति है, युवा पीढ़ी और अपेक्षाकृत पुरानी पीढ़ी की लेखकीय ऊर्जा और उनसे जुड़ी संभावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णायक मंडल निर्णय ले। अर्थात इनका ये दृढ़ मत था कि समय सरगम अपने समय की उत्कृष्ट लोकप्रिय रचना थी, अतः उस पर पुरस्कृत उन्हें बहुत पहले ही कर दिया जाना चाहिए था। उनका ये मानना था कि अगर किसी भी कृति को अपने दर्शकों, पाठकों तक पहुंचने में अधिक समय लग जाता है तो वो कृति अपना प्रभाव अंकित नहीं कर पाती। उन्होंने बोला, किसी भी अच्छी कृति को एक सम्मानीय पुरस्कार तक पहुंचने में अगर 8-10 बरस लगें तो उसे अनदेखा करना ही साहित्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। अपने इस वक्तव्य में उनकी पीड़ा और घुटन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नई कहानी आंदोलन में जिन 3 महिला लेखिकाओं ने अपना नाम साहित्याकाश में दर्ज कराया था, उनमें कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा और मनु भंडारी के नाम समादर से लिए जा सकते हैं। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से पाठकों की संवेदनाओं को कई धरातलों पर झंझोरा, उन्हें कई प्रश्नों के घेरे में घेरा
और उनके उत्तरों का बेचैनी से इंतजार किया। कृष्णा सोबती ने अपनी रचना धर्मिता, या आप ये कहें कि वो क्यों लिखती हैं, इस पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए एक स्थान पे कहा है, मेरे लिए लिखना ऐसा है जैसे जीना। मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं लिख रही हूँ, मैं हमेशा लिख रही हूँ। मैं जब नहीं लिख रही होती तब भी लिख रही होती हूँ। कोई भी कृति पाठकों के सम्मुख आने से पहले रचनाकार के दिमाग में लिखी जा रही होती है, और जब रचना और रचनाकार एक हो जाते हैं तब कृति का वास्तव में जन्म होता है। कुछ घटनाएं, कुछ विचार, कुछ समस्याएं जो समाज में इधर उधर फैली होती हैं, वो लेखक मन को झंझोड़ने लगती हैं। और जब लिखने की या भावाभिव्यक्ति की बेचैनी अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंच जाती है, तब कोई भी रचनाकार अपने भावों को अभिव्यक्त करने से रोक नहीं पाता। और ऐसे में जो रचना जन्म लेती है वो निश्चित रूप से अपने समय और समाज से बहुत आगे की रचना बन जाती है। शायद यही कारण है कि प्रेमचंद की रचनाएं आज भी हमें प्रासंगिक लगती हैं, क्योंकि वो अपने समय और उस समय के समस्याओं को उद्घाटित करने के साथ ही आज के समाज से भी, आज के पाठकों से भी हमें जुड़ी हुई नजर आती हैं। सोबती की अनेक कहानियों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और इस दृष्टि से केवल हिंदी साहित्य को जानने समझने वाला पाठक ही उनके विचारों से लाभान्वित नहीं हुआ, अन्य भाषाओं के पाठक भी उनकी रचनाओं को पढ़कर उससे प्रभावित होते रहे हैं। मित्रों में जानी, ए लड़की और डार से बिछड़ी, उनकी ऐसी रचनाएं हैं जिनका समय समय पर नाट्य रूपांतरण हुआ और वो सफलतापूर्वक मंच पर मंचित भी हुई हैं। इनकी कुछ लंबी रचनाएं, जिनमें मित्रों में जानी, ए लड़की, यारों के याद, तीन पहाड़, जो उस समय की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में सम्मानपूर्वक प्रकाशित हुई थीं, बाद में कहानी के रूप में और उसके बाद उपन्यास के रूप में उनमें कतिपय परिवर्तन किए गए, कुछ घटनाओं को विस्तार दिया गया, और इस तरह से इन कहानियों को उन्होंने बाद में उपन्यास का रूप दिया, और वो अब उपन्यास के रूप में अपने पाठकों में लोकप्रिय हो रहे हैं। 1941 से लेकर 1950 तक की एक कालावधि है जिसमें लेखिका ने अपनी कुछ उत्कृष्ट रचनाओं को जन्म दिया, जिनमें सिक्का बदल गया, नफीसा, लामा, डरो मत, मेरी माँ कहाँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा इत्यादि कहानियों को लिया जा सकता है। 1951 से लेकर 1955 तक एक दिन, खमाखणी, अन्नदाता, कामदार भिगमलाल, एक दिन, बरसी बरस गई, जिगरा की बात, गुलाब जल गडेरिया, बहने अभी उस दिन ही तो, कलगी, भोले बादशाह, धोरी सांझ, पहाड़ों के साए तले, टीलों की टीले, दादी अम्मा, कुछ नहीं कोई नहीं, और बादलों के घेरे जैसी रचनाएं उस समय के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त कर चुकी थीं। इस समय की रचनाओं को देखकर उपेंद्र नाथ अश्क ने ये माना कि कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, गुलाब जल, दादी अम्मा, बादलों के घेरे ऐसी रचनाएं हैं जो अपने आप में मील का पत्थर
साबित होती हैं। उनकी इस समय की रचनाओं में जो कथा तत्व दिखाई देता है, जो गुण दिखाई देते हैं, वही बाद में उनके जो उपन्यास हुए, डार से बिछड़ी और यारों के यार, तीन पहाड़ में भी हमें दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 55 तक की उनकी रचनाओं में जो कथा तत्व, जो कथा की विशेषताएं हमें मिली, वो बाद की रचनाओं तक अनवरत रूप से चलती गईं। उपेंद्र नाथ अश्क की उक्ति है, वही गला घोटने वाली उदासी, वही अकेलापन, अनुभूतियों की वही तीव्रता और गहराई, तथा शैली में छोटी छोटी कजरी पर सरकती चादर जैसे बहते पानी की रवानी। इनकी रचनाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो समाज में किस प्रकार का घुटन भरा वातावरण छाया हुआ था, किस प्रकार से लोग विवश हो रहे थे, कैसे वर्गगत सामंजस्य कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के प्यासे हो रहे थे, किस तरह से नारी अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रही थी, उसे परिवार और समाज में वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिसकी वो अधिकारिणी थी। इन सब को लेखिका ने अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। व्यक्ति का अकेलापन, वो बेचैनी कि समाज में रहते हुए, भीड़ में रहते हुए भी वो अपने आप को अकेला अनुभव करता है, और ये अकेलापन उसके अंदर घुटन, संत्रास, कुंठा को जन्म देता है। इसकी भी उन्होंने पूरी सत्यता, यथार्थता और तीव्रता के साथ इन सभी मनोगत अनुभूतियों को लिपिबद्ध किया है। शैली की दृष्टि से देखें, छोटे छोटे वाक्य और जिस तरह से लहरें किसी सागर पर उठती गिरती रहती हैं, एक गतिमान रूप में रहती हैं, उसी तरह से इन्होंने अपने भावों के अनुरूप विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है। इस समय की जितनी भी लेखिकाएं रहीं, उनकी रचनाओं से अगर हम तुलना करें तो कृष्णा सोबती की कहानियों में जिस मांसलता का अंकन मिलता है, वो उस समय के अन्य किसी भी लेखिका की रचनाओं में मिलना असंभव था। केशव प्रसाद मिश्र कृष्णा सोबती की जीवन कथा किस प्रकार से चली, कैसे यौन कुंठा जीवन में व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख देती है, या हम ये कह सकते हैं कि उसे प्रभावित करती है, ये सब चीज़ें कृष्णा जी ने अपने पात्रों के माध्यम से बताई हैं। बादलों के घेरे संकलन में कृष्णा सोबती ने विभिन्न जीवन की भावनाओं को, पक्षों को, अनुभूतियों को उठाया है। जैसे उन्होंने इसमें प्रेम संबंधी रचनाएं भी संकलित की हैं, विभाजन और विस्थापन की पीड़ा को झेलते लोगों की विवशताओं का अंकन किया है, और स्त्री की निजता से संबंधित रचनाओं को भी इन्होंने इस संकलन में स्थान दिया है। नारी परिवार और समाज में अपने दायित्वों को पूरी शिद्दत के साथ उनका निर्वाह करते हुए अपने बारे में क्या सोचती है, किस तरह से वो अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है, अपने सपनों को जीना चाहती है, अपने दुख का स्वयं कारण ढूंढना चाहती है, अपने जीवन के उठते गिरते पड़ावों को या उबड़ खाबड़ रास्तों पर खुद गिरकर संभलना चाहती है, ये इन कहानियों में सहजता से दिखा जा सकता है। संग्रह में 24 कहानियां हैं। संग्रह के कवर पृष्ठ पर जो उसका मुख्य पृष्ठ है, यह लेखिका ने स्पष्ट कर दिया है कि इन कहानियों में लेखिका ने उस समय को उद्घाटित किया है जो चुक जाने के बाद भी, व्यतीत हो जाने के बाद भी हमसे असंबद्ध नहीं रहता।
कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसका प्रभाव हम आसानी से देख सकते हैं। ये वे कहानियाँ हैं जो हमारे जीवन में विविध रंगों को समेटे हुए हैं। जीवन कभी भी श्वेत या श्याम नहीं होता। कोई एक पक्ष हमारे पूरे जीवन को हावी नहीं कर देता, और इसी तरह से दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख हर व्यक्ति के जीवन में आता है। तो इन कहानियों में हमें जीवन जगत के यथार्थ को भी हम पहचान सकते हैं। उन चेहरों को ये कहानियाँ हमारे सामने लेकर आती हैं जिनका सच गहराइयों से कहीं फूटता है। कहीं बाहर से ये सत्य, ये यथार्थ आरोपित नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत गहरे समाविष्ट है और वहीं से उभर कर आता है। आलोचक विजय मोहन सिंह के अनुसार सोबती जी के कथा लेखन की विशेषताओं को समझने के लिए उनका बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत है, वरना उनकी कहानियों की रचनात्मक बुनावट इतनी सघन है कि प्राय आसानी से सरलीकृत निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ऊपर से अगर आप देखें उनकी कहानियों को तो आपको लगेगा ये बहुत सरल सहज कहानियाँ हैं, किंतु जब आप उनके अंदर गहराई तक डूबते हैं तो आपको ऐसे अमूल्य मोती वहाँ से मिलते हैं कि एक एक कथन में से विभिन्न अर्थ छवियाँ, अर्थ रश्मियाँ आपको निकलती हुई दिखाई देती हैं। उसका कोई सपाट एक सा उत्तर आपको नज़र नहीं आएगा। अतः इनकी कहानियों को बहुत ध्यान से, गहराई से पढ़ने, समझने और गुनने की आवश्यकता है। सोबती जी की कहानियों में से कोई एक सूत्र निकालकर उसे विश्लेषित या व्याख्यायित करना सहज नहीं है। विचार की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से ये सब आपस में इतने गंभीर रूप से एक दूसरे में समाये हुए हैं, गुथे हुए हैं कि जैसे माला के मोतियों को अगर आप एक एक करके ढूंढना चाहें तो वो बिखर जाएंगे, किंतु माला में वो एक रूप धारण कर लेते हैं। उसी तरह से ये सभी तत्व, विचार, शिल्प, भाषा अपने आप में अनूठा होने पर भी ये आपस में गुंथे हुए संश्लिष्ट रूप में इनकी रचनाओं में समाहित हैं। ये पूरा का पूरा पैटर्न ही एक ऐसा पैटर्न है जो पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हम ये नहीं कह सकते इनकी कहानियों को पढ़कर कि हमें विषय अच्छा लगा, हमें विचार अच्छे लगे। विचारों के साथ साथ भाषा भी आपको उतनी ही प्रभावित करेगी। बादलों के घेरे कहानी संग्रह की सबसे छोटी कहानी नफीसा है। ये कहानी एक मरती हुई बच्ची की व्यथा कथा को अपने पाठकों के साथ साझा करती है। लगभग 2 पृष्ठों की कहानी है। बच्ची अपने जीवन के अंत तक ये समझ नहीं पाती कि उसके अब्बा और अम्मी उसे हॉस्पिटल के एक छोटे से कोने में अकेला छोड़कर क्यों चले गए। स्पष्ट रूप से आज भी समाज में बेटे और बेटी के मध्य हम कहीं ना कहीं अंतर करते हैं। बेटे को हम जिस लाड़ प्यार से, खुली हाथों से हम अपनाते हैं, बेटियों को वो प्यार देने में हम कंजूसी कर देते हैं। लामा कहानी 3 पृष्ठों की रचना है। ये उन बच्चों की मनोभूमि को, मनोविकारों को, मनोभावनाओं को हमारे सामने उद्घाटित करती है जिन्हें मृत्यु किसे कहते हैं ये नहीं पता। अबोध बच्चे हैं। उनको ऐसा लगता है कि लामा की मृत्यु के बाद भी वो कहीं गया नहीं है,
जैसे वो छुपन छुपाई खेलता हुआ कहीं छुप गया है और अब दोबारा उन्हें वो मिलेगा। ये भोलापन, ये जन्म और मृत्यु की जो एक दार्शनिक व्याख्या है, उसे ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं। संग्रह की सबसे लंबी कहानी बादलों के घेरे है। ये कहानी 21 पृष्ठों में समाहित है। सोपती जी के साहित्य में मानवीय संवेदनाओं को, राजनीति को, सत्ता में उभरते हुए द्वंद्व को और दो पीढ़ियों के मध्य के अंतराल को, सामाजिक पारिवारिक जीवन के अंदर जिस प्रकार की चुनौतियों को, जिस प्रकार के संघर्षों को हम निरंतर झेलते रहते हैं, उनके साथ संघर्ष करते रहते हैं और जिस प्रकार का हम जीवन जीने के लिए अब अभिशप्त हो चुके हैं, उन सब के अतरंग और बहिरंग बिखरे मिलते हैं। अपनी रचनाओं में जिस विषय को लेखिका उठाती हैं, उसे पूरी सजीवता के साथ अंकित करती हैं। अपनी रचना प्रक्रिया के संदर्भ में लेखिका का अभिमत है कि कृति की पहली पंक्ति दूरगामी परिणाम संजोए रखती है। एक बार लिखी जाने पर लेखक अपने पास और रचना के सम्मुख दो दिशाओं को देखता रहता है। रचना और रचनाकार के बीच एक अनोखा मर्म कुछ ऐसा उभरता है कि रचना अपनी गुणधर्मी पुण्य संपदा को स्वयं रेखांकित करती है, जिसका सपना रचनाकार लगातार अपने नेपथ्य में देखा करता है। जिस उद्देश्य को लेकर रचना लिखी जाती है, वो लेखक उस पर काम करना शुरू कर देता है और एक समय ऐसा आता है जब रचना स्वयं अपने आप को लिखने लगती है और इस बिंदु पर आकर हमें ये समझ आता है कि रचना और रचनाकार दोनों एक हो गए हैं और ये वह बिंदु है जब उस रचना की उत्कृष्टता स्वयं सिद्ध हो जाती है। कृष्णा सोपती की कहानियों आज़ादी, शम्मो जानकी, कलगी, बदली बरस गई, अभी उसी दिन तो, ना गुल था ना चमन था इत्यादि में लेखिका ने तत्कालीन समाज का यथार्थ आईना अपने पाठकों के समक्ष उभार कर प्रस्तुत किया है। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति अपने साथ संबंध रखने वाले दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, किस प्रकार से मानवीय संबंध विकसित होते हैं, पराजित होते हैं, खुशी देते हैं तो कुंठा का कारण भी बनते हैं, इसे आसानी से कृष्णा जी की कहानियों में हम देख सकते हैं। और जीवन के इतने बड़े फलक को इतने विस्तार के साथ अपनी कहानियों में संजोने के कारण ही इनकी रचनाएं पाठकों के हृदय की अतल गहराइयों को छूने में सक्षम हो पाई हैं। आज़ादी, शम्मो जानकी, ये कहानी में लेखिका ने उन लोगों की आज़ादी की बात की है जो आज़ादी मिलने के उपरांत खुश हो रहे थे, एक दूसरे के गले मिल रहे थे। किंतु शम्मो जानती हैं कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दोनों ही परिस्थितियों में कुछ समाज का ऐसे वर्ग हैं जिनकी परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आया है और ऐसा ही वर्ग एक वैश्याओं का वर्ग है जो विवशता में इस कर्म को करती हैं, किंतु ना पहले
ना स्वातंत्रोत्तर युग में उनकी परिस्थितियों में, उनके दुख में, उनकी पीड़ा में, उनके संत्रास में कोई अंतर आया है। अपने अगले वक्तव्य में हम आज़ादी शन्नो जानकी से ही अपनी बात को प्रारंभ करेंगे और उनके अन्य रचनाओं के माध्यम से भी इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कृष्णा जी ने अपनी कहानियों में अपने समाज को उभारा है, उस समय की समस्याओं से अपने पाठकों को परिचित कराया है और किस तरह से उन्होंने उन समस्याओं का अपनी दृष्टि से समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।